ओ भाई, अच्छा हुआ इस वीडियो पे क्लिक कर दिया, बिकॉज इस वीडियो में कुछ स्टूडेंट का डाउट क्वेश्चन लिए हैं और मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ ये सारे डाउट क्वेश्चन आपके मन में भी चलते होंगे। बट कोई ना भाई, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। डाउट क्वेश्चन नंबर 1 सुनिए क्या है। सर, मेरी राइटिंग बहुत स्लो है और मैं एग्जाम में कई क्वेश्चन का आंसर जानते हुए भी नहीं लिख पाता हूँ। टाइम ही कम पड़ जाता है, सभी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता हूँ। मुझे 100% यकीन है कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये क्वेश्चन चलते होंगे, बट आप किसी से शेयर नहीं करते होंगे, मुझे पता है। डाउट क्वेश्चन नंबर 2 सुनिए। सर, मेरा हैंड राइटिंग खराब है तो क्या एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे? जी हाँ स्टूडेंट जी, मुझे पूरा यकीन है आपके मन में भी ये क्वेश्चन चलते होंगे, बट आप किसी से शेयर नहीं करते होंगे। यदि आपका आंसर हाँ में है, हाँ में है भाई, हाँ में है, तो इस वीडियो को देखिए, सब कुछ बताऊंगा। बट उससे पहले और भी एक स्टूडेंट का डाउट क्वेश्चन देख लेते हैं। डाउट क्वेश्चन नंबर 3। सर, एग्जाम में कॉपी लिखते टाइम शुरुआत के 2 से 3 पेज में अच्छा राइटिंग होता है, बट धीरे धीरे खराब राइटिंग होने लगता है, क्या करूं? जी हाँ स्टूडेंट जी, कहीं ना कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं ना होते हैं जी। अगर होते हैं तो इस वीडियो को देखिए। लाइक जैसे आप सेंटअप एग्जाम देते होंगे, या तो स्कूल एग्जाम्स, कॉलेज एग्जाम्स बहुत से स्टूडेंट देते हैं, या तो आप फाइनल एग्जाम देते होंगे, तो वहाँ पे ना आंसर शीट लिखते लिखते 2 से 3 पेज में मेरा राइटिंग खूबसूरत होता है, राइटिंग अच्छा होता है, और फिर धीरे धीरे जो है ना आगे पेज में जाके राइटिंग खराब होने लगता है। और किसी किसी बच्चे के साथ तो उंगली भी दर्द देने लगता है, लिखते लिखते उंगली भी दर्द देने लगता है। तो अगर ये सब आपके साथ भी होते हैं तो ये वीडियो को भूल कर भी छोड़ना नहीं है भाई, भूल कर भी नहीं छोड़ना है। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे ना तो छाती पीटते रह जाएंगे। ट्रस्ट नहीं भाई, आप छाती पीटते रह जाएंगे। पहले कह देते हैं, बाद में मुझे मत कहना कि गुलशन सर आपने पहले ये सब क्यों नहीं बताया। हाँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और सीख के जाइए। एक स्टूडेंट और भी डाउट क्वेश्चन भेजे हैं, आइए उनका भी देख लेते हैं, ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे। देखिए इनका क्वेश्चन है, सर कभी कभी आंसर लिखते टाइम ना ज्यादा वर्ड गलत हो जाते हैं, तो हम पूरे के पूरे आंसर ही कट क्रॉस लगा के फिर से न्यू आंसर लिखते हैं, तो क्या कट क्रॉस करने के भी नंबर कट होते हैं? देखिए इनका कहना है कि कभी कभी आंसर लिखते समय ना बहुत से वर्ड इनका मिस्टेक हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, और बहुत से वर्ड में कट क्रॉस भी लग चुका होता है, आंसर में कट क्रॉस लग चुका होता है, तो देखने में अच्छा नहीं लगने लगता है। भाई वो तो बात सही है ना, ज्यादा कट क्रॉस लग जाएंगे देखने में अच्छा लगेंगे? बताओ, नहीं लगेंगे। तो ये विद्यार्थी क्या करता है कि पूरे के पूरे आंसर को क्रॉस लगा के फिर से न्यू आंसर लिख देता है। तो क्या कट क्रॉस करने के भी नंबर कटते हैं? यदि नंबर कटते हैं तो कितना कटते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं गुलशन शर्मा और आप सभी का मोस्ट वेलकम गुलशन मैथ स्टडी चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता है, एक विद्यार्थी का क्वेश्चन था, सर मेरा हैंडराइटिंग खराब है तो क्या हैंडराइटिंग के मार्क्स कट जाएंगे? तो ये जानने के लिए मैंने 5-6 एग्जामिनर से बात की, लाइक जो स्कूल्स की कॉपी चेक करते हैं, बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं, यूनिवर्सिटी की कॉपी चेक करते हैं, लाइक जो कॉलेज होते हैं कॉलेज की कॉपी जो चेक करते हैं, लाइक मैंने 5-6 एग्जामिनर से बात की। उन सभी का आंसर जो था भाई, उन सभी का जो रिप्लाई था वो सेम टू सेम था, जिसे आप सुन के शॉक्ड हो जाएंगे। जी हाँ, एग्जामिनर का रिप्लाई सुनने के बाद आप शॉक्ड हो जाएंगे भाई, आपको यकीन नहीं होंगे। बट ट्रस्ट मी, सभी एग्जामिनर का यही रिप्लाई था और ऐसा ही होते हैं। एग्जामिनर ने कहा कि भाई राइटिंग मैटर नहीं करती। जी हाँ स्टूडेंट जी, बहुत से मैंने उनसे बात की, सब कुछ यहाँ पे बताऊंगा। अगर आपका राइटिंग रीडेबल है तो राइटिंग पर नंबर नहीं काटे जाएंगे। अब ये रीडेबल क्या होते हैं, आइए अच्छे से समझ लेते हैं, आपको हम अच्छे से यहाँ पे समझा देते हैं। रीडेबल बोले तो पढ़ने लायक, पढ़ने योग्य। जैसे हमने कुछ विद्यार्थी के यहाँ पे कॉपी लेके आपको दिखाएंगे, सिखाएंगे, अच्छे से सिखाएंगे, समझाएंगे कि रीडेबल होते क्या है। देख पा रहे हैं इनकी राइटिंग रीडेबल नहीं है, आपको देखने में अच्छे लगते होंगे बट इनका राइटिंग रीडेबल नहीं है। जैसे देखिए इन्होंने क्या किया है, अर्थव्यवस्था को ना अर्य व्यवस्था लिखा है, आप देख रहे हैं अच्छे से। और भी देखिए इन्होंने उपस्थित में मतलब थोड़ा नहीं लिखने के बजाय यो लिख दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, खुद देखिए। और भी देखिए उद्योग में घ लिख दिया है, बताओ। हाँ, जैसे विद्यालय होते हैं ना, उसी तरह उद्योग भी होते हैं, बट इन्होंने घ लिख दिया है। अब दूसरे विद्यार्थी का कॉपी देखिए, इनका राइटिंग भी देखने में अच्छे लग रहा है बट रीडेबल नहीं है। और हाँ, उससे पहले आप ये सोचते होंगे कि सर आप ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो पर रुक जाइए, इसके पीछे वजह क्या है मैं ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन्होंने देखिए काव्य में य की जगह पे प लिख दिया है, आप देख पा रहे हैं। और ऐसे बहुत से वर्ड इन्होंने मिस्टेक किया है, तो ये राइटिंग रीडेबल नहीं है, ये राइटिंग पे नंबर कट किए जाएंगे।
और भी देखिए आर्थिक को यहाँ पे देखिए कैसे आई लिख दिया है, बताओ। और इनका राइटिंग आप थोड़ा ध्यान से देखिए, पढ़ नहीं पा रहे हैं, रुक रुक के सोच सोच के रीड करना होता है। जी हाँ, अच्छे से रीड नहीं कर पा रहे हैं तो ये राइटिंग रीडेबल नहीं है। अगर आपका भी इस तरह से राइटिंग होता है तो जल्दी ठीक कर लो भाई, रीडेबल बनाओ खुद की राइटिंग को। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, ट्रिक वीडियो दे दूंगा आप कैसे अच्छी राइटिंग बना सकते। तो आइए अब जानते हैं रीडेबल राइटिंग किसे कहते हैं, कैसा होता है रीडेबल राइटिंग। तो ये मैंने लिखा है, आप देख पा रहे हैं, खूबसूरत नहीं है, गोल गोल भी राइटिंग नहीं है, लेकिन मेरे अलावा कोई और भी पढ़ पा रहे हैं, आप भी पढ़ पा रहे हैं, तो ये राइटिंग रीडेबल है। ठीक है, अब मान लो आपका राइटिंग खूबसूरत भी है, गोल गोल भी लिखे हैं, लेकिन कोई पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया राइटिंग, तो वो राइटिंग किस काम का, रीडेबल ही नहीं है तो किस काम का बताओ। इसीलिए ठीक है, मतलब आपका राइटिंग आपके अलावा कोई और भी अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, रीड कर पा रहे हैं, तो आपका राइटिंग रीडेबल है और रीडेबल राइटिंग पे नंबर नहीं काटे जाएंगे। फिर मैंने एग्जामिनर से बात की, उनसे पूछा आगे की बात जानने के लिए कि सर राइटिंग पर अगर नंबर नहीं कट करते हैं तो कहाँ पर नंबर कट करते हैं ये बताइए। तो एग्जामिनर ने कहा कि मार्क्स जो कट होते हैं, नंबर जो कट होते हैं, वो सीरियल वाइज नंबर से क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखने पर होता है, आई मीन सीक्वेंस से ना लिखने पर होते हैं। अब ये क्या होते हैं तो आइए अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे स्क्रीन पे हम आपको यहाँ पे डेमो दिखाने के लिए सिखा रहे हैं, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हम आपको यहाँ पे डेमो दिखा दिखा के सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का आप आंसर नहीं जानते हैं, 2 का भी आंसर आप नहीं जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर जानते हैं तो कॉपी में लिख देंगे, आंसर शीट में इसका उत्तर लिख देंगे। लेकिन 4 का नहीं जानते हैं तो नहीं लिखेंगे, 5 का जानते हैं तो 5 का लिख देंगे, 6 का जानते हैं तो 6 का लिख देंगे, लेकिन 7 का नहीं जानते हैं, 8 का नहीं जानते हैं तो नहीं लिखेंगे। तो आपने क्या किया कि जिस जिस क्वेश्चन का आंसर जानते थे उनका आंसर दिए। अब आपके मन में प्रश्न चलते होंगे तरह तरह का, मैं ना क्वेश्चन नंबर 4 का भी उत्तर दे सकता हूँ। जी हाँ, बना बना के कुछ कुछ याद पढ़ के दे सकता हूँ। तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दे देंगे, रिटर्न होके वापिस आके फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दे देंगे, क्योंकि आपको लगेंगे कि मैं क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर दे सकता हूँ। ठीक है, फिर आपके मन में लगेंगे कि यार मैं क्वेश्चन नंबर 2 का भी उत्तर दे सकता हूँ, फिर आप वापिस आके क्वेश्चन नंबर 2 का दे देंगे उत्तर। हाँ, फिर आपके मन में प्रश्न चलेंगे कि मैं क्वेश्चन नंबर 7 का भी उत्तर दे सकता हूँ, गलती सलती ही सही बना बना के, फिर आप क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर दे देंगे। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं। और फिर इसी तरह अपना क्वेश्चन नंबर फिर 1 का भी उत्तर आप दे देंगे, और फिर आप इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 का भी उत्तर दे देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर देने पर एग्जामिनर नंबर कट करते हैं। तो अब आप कहेंगे तो सर हम क्या करें, हम पहले जो जो का आंसर जानते हैं उनका आंसर पहले लिखें या सीरियल वाइज से सभी प्रश्नों का उत्तर लिखें। और कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर क्वेश्चन पेपर में सीरियल वाइज से सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं आएंगे तो कैसे लिखेंगे सर, ये भी कहेंगे कुछ बच्चे। तो देखिए, आपको आंसर शीट के शुरुआत के 1 से 5 पेज में उसी प्रश्न का उत्तर लिखना है जो प्रश्न का आप उत्तर जानते हैं, और सीरियल वाइज से भी लिखना। आप कहेंगे सर ये कैसे होगा, जो जो प्रश्न का हम उत्तर जानते हैं उनका भी लिखेंगे, तो ऐसे में सीरियल वाइज से कैसे होंगे। तो चलिए आज मैं सब कुछ आपको अच्छे से समझा देता हूँ। आप वीडियो पे आ गए हैं तो बने रहिए वीडियो पे अंत तक, अच्छे से ध्यान से देखकर समझ लीजिए। ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनते और ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेंगे आप। चलिए, मान लीजिए प्रश्न पेपर में, मान लीजिए प्रश्न 1 से लेकर 40 प्रश्न में से किन्हीं आपको 20 प्रश्न का उत्तर देना है। जी हाँ, मान लीजिए सपोज डेट एक पल के लिए आपको हम यहाँ पे डेमो सिखा रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं कि मान लीजिए आपके प्रश्न पेपर में ना टोटल 40 प्रश्न है, उनमें से किन्हीं 20 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नहीं जानते हैं, 2 का नहीं जानते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर जानते हैं, 4 का नहीं जानते हैं, 5 का जानते हैं, 6 जानते हैं, 7 नहीं जानते हैं, 8 जानते हैं, 9 जानते हैं, 10 जानते हैं, 11 नहीं जानते हैं, 12 जानते हैं, 13 नहीं जानते हैं, 14 नहीं जानते हैं, 15 का भी उत्तर नहीं जानते हैं, 16 का जानते हैं, 17 का जानते हैं। इसी तरह से मतलब आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, जानते हैं तो नहीं जानते हैं। ठीक है, आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो आप कैसे कॉपी में लिखेंगे, देखिए आपके सामने हमने आंसर शीट लिए हैं, आप देख रहे हैं ये आंसर शीट है, और ये पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 3 है, मतलब आंसर शीट का ये पेज है। ठीक है, हम आपको यहाँ पे डेमो सिखा रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं। तो मान लीजिए हमने क्या बताया कि यहाँ पे ना आप पहले जो जो जानते हैं उसका आंसर देते जाएंगे, सीरियल में ही देते जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप 1 का नहीं जानते हैं तो 1 का आंसर नहीं देंगे, 2 का नहीं जानते हैं 2 का भी नहीं देंगे, 3 का जानते हैं, 5 का जानते हैं, 6 का जानते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे 8 का जानते हैं। तो इस तरह पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देंगे, फिर यहाँ पे अगर पेज खाली रहा तो 5 का भी देंगे, पेज मान लो फुल हो गया, फिर यहाँ पे 6 का देंगे, 8
8 का जानते हैं तो 8 का देंगे, 9 जानते हैं 9 देंगे, 10 देंगे, 12 देंगे, 16 देंगे, 21 देंगे, 22 देंगे। मतलब जो जो प्रश्न का आप आंसर जानते हैं सबसे पहले उसका आंसर देते जाओ भाई, देते जाओ, वापिस अभी नहीं आना है। जी हाँ, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दे दिया, फिर 5 का दिया, फिर 6 का दिया, इतना का उत्तर देते देते ना फिर हम वापिस आके क्वेश्चन नंबर 1 का दे दें बना बना के गलती सलती जैसे तैसे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दे दें और फिर हम आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 8 का दूं, 9 का दूं, फिर 7 में आ जाएं। तो ऐसा आपको नहीं करना, ठीक है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना भाई, बिल्कुल नहीं करना। आपको क्या करना, प्रश्न पेपर में जितना क्वेश्चन के आंसर जानते हैं सब दे देने के बाद कह रहा है ना कि किन्हीं 20 प्रश्नों का उत्तर दें, फिर भी यहाँ पे 20 प्रश्न नहीं पूर रहे हैं, 15-14 पूर रहे हैं, तो आपको ना बचे क्वेश्चन का आंसर इस तरह से देना है। फिर आपको जो है ना फिर तब जाके स्टार्टिंग से देखना है किस किस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, तब जाके आपको देना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 15। मतलब जो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि मैं इसका आंसर बना बना के दे सकता हूँ, रिलेटेड उत्तर लिख सकता हूँ। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दिया, फिर 6, 7, 8 का दिया, 9, 10 का दिया, देखिए ये जो है ये मतलब बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, ये एक तरह सीरियल वाइज ही है, जैसे 3 दिया, 5 दिया, 6 गया, 8 गया, 9, 10, मतलब बढ़ते क्रम में जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि 3 आया, 5 आया, 6 का दिया, फिर 8 का दिया, फिर हम यहाँ पे वापिस लेके 7 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 10 दे दिया, 12, 13 दे दिया, ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको एकदम बढ़ते क्रम में ही जाना है जहां तक आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए आप 9 का उत्तर दिए, 10 का उत्तर दिए और यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन आप जानते हैं, तो आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का उत्तर ना लंबे होंगे, मतलब लॉन्ग होंगे, इसमें ज़्यादा टाइम लगेंगे, तो आप इसके जगह पे ना क्या करेंगे, पेज खाली छोड़ देंगे, बाद में टाइम बचेंगे तो उत्तर देना है और नहीं बचेंगे तो नहीं देना है। बीच के पेज खाली छूटने से कोई नुकसान नहीं होता है। फिर मैंने आगे जानने के लिए एग्जामिनर से बात की, और सर और बताइए कहाँ कहाँ नंबर कट करते हैं, तो एग्जामिनर ने कहा कि आंसर शीट में ना प्रेजेंटेशन मिस्टेक करने से नंबर कट कर। जी हाँ स्टूडेंट जी, ये प्रेजेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए हम आपको ना प्रेजेंटेशन टिप्स बता देते हैं, आप अच्छे से जान लीजिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन टिप्स में यहाँ पे 4 पॉइंट आते हैं। नंबर 1 में है डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म, और नंबर 2 में है, बी में है कटिंग अलाउ, कटिंग अलाउ है या नहीं, तो कटिंग अलाउ है, ठीक है, लेकिन कट करने का आपको सही तरीका आनी चाहिए, वो कैसे मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा रुक जाइए अगर आ गए हैं वीडियो पर तो। नंबर सी में अंडरलाइन द की पॉइंट, और नंबर डी में न्यूमेरिकल स्ट्रेटेजी। तो चलिए अच्छे से हम एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहले डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म। अब देखिए इसको हम समझाने के लिए ना एक 12th केमिस्ट्री का एग्जाम्पल आपको देके हम समझा रहे हैं। आपके पास जैसा भी प्रश्न रहे, उत्तर रहे, जैसा भी उत्तर रहे, आपको जब भी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखना रहे तो आप ना SCC की जगह पे सिंपल क्यूबिक सेल लिख दीजिएगा, BCC की जगह पे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लिख दीजिएगा, FCC की जगह पे फेस सेंटर्ड क्यूबिक लिख दीजिएगा, ECC की जगह पे ना एंड सेंटर्ड सेल लिख दीजिएगा। आपको कहीं भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना है, ज़्यादा करके प्रयास करना है फुल फॉर्म ही वहाँ पे यूज करना है। अगर फुल फॉर्म यूज करने के बाद आप चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट में SCC लिख सकते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, लेकिन फुल फॉर्म लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। हाँ, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो एग्जामिनर नंबर कट करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे कटिंग अलाउ है कि नहीं, ठीक है। तो कटिंग अलाउ है, एग्जामिनर ने मुझे बताया कटिंग अलाउ है। अगर भीड़ में गलती हुए हैं, आई मीन ज़्यादा शब्दों के बीच गलती हुए हैं, तो उसे कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि एग्जामिनर उतना भी ध्यान से कॉपी चेक नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा कट क्रॉस लगा देते हैं देखने में भी अच्छा नहीं लगेंगे। इसलिए अगर भीड़ में गलती हुए हैं, ज़्यादा शब्दों के बीच में कोई वर्ड गलती हुए हैं, तो आपको कट क्रॉस नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना, छोड़ देना है। एग्जामिनर उतना ध्यान से कॉपी चेक नहीं करते हैं, लेकिन अगर शुरुआत में या लास्ट में कहीं पे गलती हुए हैं तो आपको सिर्फ इस तरह से कट लगाना है, ना कि ज़्यादा इस तरह से ओवर राइटिंग करना है, नहीं, आपको ओवर राइटिंग नहीं करना। और हाँ, आंसर में ज़्यादा वर्ड अगर मिस्टेक हो जाए, होते हैं ना भाई, आंसर हमने लिखते लिखते ना उसमें बहुत से वर्ड गलती हो जाते हैं, या तो ज़्यादा कट क्रॉस लग चुके होते हैं, तो इस सिचुएशन में ना पूरे के पूरे आप कट क्रॉस कर देना है, मतलब पूरे के पूरे आंसर को ही क्रॉस करके न्यू फिर से आंसर लिख देना है। आगे है अंडरलाइन द की पॉइंट। अब ये क्या होते हैं, देखिए जब आप किसी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो उत्तर लिखते लिखते ना जो जो मेन कीवर्ड है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब वहाँ पे मेन कीवर्ड है, मतलब कि उस पर आप एग्जामिनर का नज़र फोकस करवाना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में ना आपको उसको ना अंडरलाइन कर देना है। जैसे यहाँ पे आपको हम एक डेमो दिखा रहे हैं, जैसे देखिए हम यहाँ पे परिसारक दाब का आंसर दिए हैं, इसको अंडरलाइन करना जरूरी है। एक क्वेश्चन के उत्तर में आप 2 से 3 अंडरलाइन लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। तो हमने यहाँ पे 2 अंडरलाइन लगाए हैं, ठीक है, ये आप 3 भी समझ सकते हैं। तो अंडरलाइन करने पर एग्जामिनर को काफ़ी सुविधा मिलते हैं आपका कॉपी चेक करने में, तो एग्जामिनर खुश हो जाएंगे और आपका पूरे के पूरे नंबर देंगे, आपके आंसर शीट से नंबर कट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे है न्यूमेरिकल स्ट्रेटेजी। अब ये क्या
होता है न्यूमेरिकल स्ट्रेटेजी। भैया ये क्या होता है? देखिए इसमें ना बहुत से बच्चे गलती करते, लाइक जो मैथमेटिकल सब्जेक्ट होते हैं या फिजिक्स का सब्जेक्ट होते हैं, जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें ना मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसका आंसर आ गया 15, तो नियमानुसार अगर ए बराबर आप निकाले हैं 15 तो गलत है, क्योंकि ए यहाँ पे क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कीजिए, वर्ग सेंटीमीटर कीजिए, नहीं तो वर्ग मीटर कीजिए, मतलब जैसा है। यानी इकाई यूनिट जो होता है, यूनिक मात्रक इकाई जो होता है उसको भी लिखना है। बहुत से बच्चे ओनली 15 लिख देते हैं, तो ये गलत है, इसमें नंबर कट हो जाएंगे। आपको यहाँ पे पूरे के पूरे यूनिट इकाई मात्रक सहित यहाँ पे आंसर लिखना है, और जो भी आपका आंसर आएंगे उसको ना इस तरह डब्बा बना देना है, घर में रखना है, ठीक है। इस तरह से डब्बा बना के इसमें रखना है और यहाँ पे लिख देना है आंसर या तो फाइनल रिजल्ट। और आप जो भी यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे उसको यहाँ पे साइड में लगाएंगे, ये सब आप मिस्टेक नहीं करेंगे।